हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से हमने एक्सरसाइज 4.3 जो है वो स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर हम रूल 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था उसमें ये देखा था कि हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा और वो नॉन रिपीटेड भी नहीं होगा, यानी कि लीनियर फैक्टर होंगे और वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। एक फैक्टर एक ही दफ़ा आ रहा होगा, एक फैक्टर एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हमने ये कहा था कि लीनियर फैक्टर्स होंगे बट रिपीटेड होंगे, ठीक है, यानी कि x+1 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा होगा या 3 दफ़ा आ रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम आपने 2 टाइम्स तक जो है वो पढ़ा है। अभी जो हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, इससे एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। इसमें हमारे पास एक तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, वो नॉन रिड्यूसेबल होगा, आप उसको लीनियर फैक्टर में चेंज भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर क्वाड्रेटिक फैक्टर तो हमारे पास ये भी है x² - 1, लेकिन इसको लीनियर फैक्टर्स में चेंज किया जा सकता है, x+1 और x - 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। लेकिन अभी जो हमारे पास बटे के नीचे फैक्टर आएगा वो क्वाड्रेटिक तो होगा ही होगा, लेकिन नॉन रिड्यूसेबल होगा। ये रिड्यूसेबल है, आप इसको 2 लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको x+1 कर दूं, यानी कि x² + 1 कर दूं, अब आप इसके लीनियर फैक्टर्स नहीं बना सकते। माइनस होता तो इसके पॉसिबल था, ये a² - b² बन रहा है, a + b × a - b करके लिख सकते थे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा जो कि नॉन रिड्यूसेबल होगा बट रिपीटेड नहीं होगा, होल की पावर नहीं होगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर भी होगा, नॉन रिड्यूसेबल भी होगा और रिपीटेड भी होगा। वो लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट केस है, ठीक है। अभी हमारे पास जो रूल 3 है वो ये कहता है कि इफ़ क्वाड्रेटिक फैक्टर ax² + bx + c अकर्स एज ए फैक्टर ऑफ d ऑफ x, यानी कि बटे के नीचे जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी वो एक ऐसी फ्रैक्शन होगी जो कि क्वाड्रेटिक होनी चाहिए और दूसरी वो नॉन रिड्यूसेबल होनी चाहिए और वो नॉन रिपीटेड भी होगी। केस 3 या रूल 3 जो है वो हमें ये बताता है रिपीटेड नहीं होगी। मिसाल देखो, अब आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है बच्चे, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो है 3x - 1 / x+1 × x² + 1। आ गया ना वही x² + 1। अब आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन रिपीटेड नहीं है, होल की पावर नहीं है। तो इनको किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है, आइए अब हम सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे बेटे, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके लिए जो हमने कांस्टेंट सेलेक्ट करने हैं वो भी डबल होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब देखिए बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास गिवन है, तो हम इसको 3x - 11 एज इट डिवाइडेड बाय x+3 एज इट इनटू x² + 1 एज इट। अच्छा, अब हमारा चूंकि फर्स्ट फैक्टर जो है वो लीनियर है, यानी कि उसकी पावर 1 है, तो हम जो वेरिएबल जो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे वो भी सिंगल होगा, यानी कि a डिवाइडेड बाय x + 3। यहाँ तक बात क्लियर है? प्लस ये नई बात है हमारे लिए, अभी तक हमारे पास डिनोमिनेटर में x² वाली वैल्यू नहीं आई थी। अगर आई भी थी तो वो x² - 1 की फॉर्म में थी, जिसको हम +1 और -1 की फॉर्म में 2 लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर लिया था। अब ये जो हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन नॉन रिड्यूसेबल भी है, तो इसको क्या करेंगे, अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, लिहाजा अब यहाँ पे 2 बैक वक्त इकट्ठे जो है वो हमने कांस्टेंट्स को लेट करना है। ए ऑलरेडी आ चुका है, तो हमारे पास जो दूसरे 2 फैक्टर्स होंगे या 2 कांस्टेंट्स होंगे वो होगा bx + c डिवाइडेड बाय, अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो इसके नीचे आ जाएगा x² + 1। ये नई चीज़ है जो आपने सीखनी है। हाँ जी, यही देखो, यही तो बात है ना। अब हमारे पास जो कि x² की फॉर्म में है, लिहाजा हमारे पास वेरिएबल्स कितने आने चाहिए, 2, यानी कि जो कांस्टेंट्स एक्चुअल में है। अब चूंकि हमारे पास बचे डिनोमिनेटर में जो सेकंड फैक्टर था वो क्वाड्रेटिक था, उसकी पावर 2 थी, लिहाजा हमने जो कांस्टेंट्स लेट करने हैं वो भी 2 लेट करने हैं। सिंगल कांस्टेंट आप b + c जो है वो नहीं लिखेंगे, रूल आपको ये कहता है कि आपने फर्स्ट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x लगाना है और सेकंड कांस्टेंट जो है वो सिंपल रहने देंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी है बच्चे? अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये गौर करें कि इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लीनियर हैं। एक ही फैक्टर है वो है x+3, लिहाजा एक वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे, इस लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी थी उसको हर एक टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, एज यूजुअल जो हम पहले करते आए हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई 1 बाय x+3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कट जाएगी, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या बच जाना है बच्चे, जस्ट 3x माइनस 11। तो ये बन गया 3x माइनस 11 विच इज इक्वल टू x प्लस 3 के साथ कट जाएगा, क्या बच गया, सिर्फ a विच इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कट जाएगा, क्या बच गया, सिर्फ x प्लस 3 बच गया, x प्लस 3, और इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है वो क्या है, x प्लस 3 है, तो यहाँ से एक लीनियर फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि जो हमने लेट किया हुआ है ABC, किसी एक की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो लेट x plus 3 which is equal to 0, it implies that x is equal to -3 हो जाएगा, और इसको आपने पुट कर देना है, पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने इसको पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने -3 पुट कर देना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा बच्चों 3 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा -3 -11 विच इज़ इक्वल टू a इंटू इधर क्या लिखा जाएगा, x की जगह -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, +9 नहीं हो जाएगा, और ये +1 एज इट। ठीक है, प्लस b x की जगह क्या आ जाएगा, अच्छा ये सारी वैल्यूज को छोड़ो, यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे बेटे, -3 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई बाय ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आ जानी है, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 -11 विच इज इक्वल टू 9 + 1 10a हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 20 माइनस का विच इज इक्वल टू 10, और ये जो हमारा a ये जो 10 मल्टीप्लाई आ रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 1 10 10 2 20, ये माइनस का साइन यहाँ से ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -2। लो बच्चे, यहाँ तक बात क्लियर है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें b और c की वैल्यू निकालनी है, उसको निकालने के लिए पहले तो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते थे, अब वो हमारे पास लीनियर फैक्टर है ही नहीं है, अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इसको हमने रिड्यूस करने बैठ जाना कि हम यहाँ पे जो है वो लेट कर लेंगे कि x² + 1 विच इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकालना, ये काम नहीं करना। अब हम सिर्फ कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास बेटे है इक्वेशन नंबर 2, इसमें हाईएस्ट जो पावर आ रही है राइट साइड पर वो x² है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो भी हमारे पास x² ही बन जाएगी, ऐसे ही है ना। तो अब हमने क्या करना है बेटे, कंपेयर करना है किनको, कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। पूरी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा बच्चे, सिर्फ x² लिखूंगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ऐसे ही है ना, सिर्फ x² के कोफिशिएंट्स को हमने करना है कंपेयर। अब ये देखें इस इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड पर क्या कोई x² का कोफिशिएंट है, तो जवाब है नहीं, 0 होगा। फिर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो लेफ्ट साइड पर वैल्यू क्या होगी, 0 विच इज इक्वल टू, राइट साइड पर देखें इस a को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं तो x² का एक कोफिशिएंट a होगा, ओके, तो एक हमारे पास कोफिशिएंट आ गया a, प्लस ये जो हमारे पास bx मल्टीप्लाई बाय x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये bx² बन जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे भी x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, दूसरा b बन रहा है। ठीक है, तो एक हमारे पास कोफिशिएंट a था और एक हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ गया, b। a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो b की उसका उलट हो जाएगी, a की माइनस है तो b की +2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने a की वैल्यू पुट कर देनी है, 0 विच इज इक्वल टू -2 प्लस b, और b की वैल्यू निकालने के लिए ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, सो 2 इज इक्वल टू b, या फिर आप कह सकते हैं b इज इक्वल टू 2। लो बच्चे, b की वैल्यू भी आ गई। अब हमने किस कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, x² तो हो गया, अब x⁻1 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। जी बच्चे, अब हमारे पास x⁻1 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पर जो x⁻1 के कोफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे, और राइट साइड पर जो x⁻1 के कोफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास x⁻1 का एक ही कोफिशिएंट है जो कि क्या है, 3 है, जो कि क्या है, 3 है। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या आंसर आ गया, जस्ट 3 विच इज इक्वल टू, राइट साइड पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं बच्चे तो अंदर तो हमारे पास x⁻1 वाला कोई फैक्टर है ही नहीं है,
हाँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 3bx नहीं बनेगा, तो हमारे पास एक फैक्टर एक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लिख दें बच्चे 3b प्लस क्या दूसरा भी कोई बनता है, बिल्कुल बनता है। इस c को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cx बनेगा, तो इसका मतलब x का एक कोफिशिएंट cb है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास। अब b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, c की मालूम करनी है, इसमें पुट करें, सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। सो 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू बी की वैल्यू थी 2, तो ये प्लस सी वैसे का वैसे 2 3 10 6, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू सी, एंड सी इज इक्वल टू -3। इस बात की समझ आई है, 3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -3। तो ए बी सी तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप इनको नाम दे दो बच्चे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, इसको आप इक्वेशन 3 कह लें, इसको आप इक्वेशन 4 कह लें, और इसको आप इक्वेशन 5 कह लें, और आप यहाँ पे लिखें पुट 3 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को, 4 को और 5 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा बच्चों, 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू a ओवर समथिंग था, तो a की वैल्यू क्या थी, -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, तो ये साथ में x आ जाएगा। b की जगह क्या पुट किया 2, और ये साथ में x आ गया, bx यानी कि 2x प्लस c की वैल्यू कितनी आई है, माइनस में आई है, तो ये -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर होगी बात बच्चे, ठीक है। अब और मुझे कोई क्वेश्चन बताएं जो आपको लगता हो कि शदीद किस्म का जो है ना ये है। जी बेटे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे, ऐसे ही है। अब इसको भी हमने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे पहले किया था। अब देखो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट रिड्यूसिबल नहीं है, तो वही रूल अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे अप्लाई किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 होता तो इसको एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 करके लिखा जा सकता था, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये रिड्यूसिबल हो जाता। अभी जितने भी आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे वो रिड्यूसिबल नहीं होंगे, उसको आप लीनियर में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटे सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लीनियर फैक्टर मौजूद है उसके लिए एक कांस्टेंट लेट करेंगे विच इज a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय, क्यों bx प्लस c, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर मौजूद है, तो लिहाजा 2 पावर 2 है, तो वेरिएबल भी हमने जो मतलब कि एक्चुअल में तो ये कांस्टेंट्स हैं, ये भी हमें 2 लेट करने हैं, ठीक है। तो ये बटे के नीचे यहाँ पे आ जाएंगे x स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है उसके साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा लेफ्ट साइड पे, इस पूरी वैल्यू के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये x प्लस 2 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ कट जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आगे a यहाँ से x प्लस 2 के साथ कट गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू, अब यहाँ पे देखो बच्चे x स्क्वायर प्लस 4 के साथ कट जाएगा, तो x प्लस 2 जो है यहाँ पे बच जाएगा, x प्लस 2 यहाँ पे बच जाएगा, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। यहाँ से एक लीनियर फैक्टर चूँकि मौजूद है, लिहाजा उस एक लीनियर फैक्टर को यूज़ करते हुए हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं किसी एक कांस्टेंट की। तो हम क्या करेंगे बच्चे, लेट
x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू -2 और इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो x इज़ इक्वल टू -2 को आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, बात समझ में आई है? तो अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास था एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -2। अच्छा, a इंटू इस -2 की जगह x की जगह मैं -2 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +4 एज इट, प्लस bx प्लस c इंटू यहाँ पे मैं -2 पुट करूंगा तो 0, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ही 0 लिख दें, कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा कुछ लिखने की। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 0 बच गया। लेफ्ट साइड पे -2 का स्क्वायर +4 विच इज़ इक्वल टू 4 + 4 8, a हो जाएगा, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4/8 विच इज़ इक्वल टू a, 4 1 = 4, 4 2 = 8, सो a इज़ इक्वल टू 1/2। क्लियर होगी बात बच्चे? चलें जी, उसके बाद अब हमने b और c की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमें कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का होगा, तो आपने कंपेयर कर लेना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो लिहाजा यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पर क्या लिखेंगे, 1, विच इज़ इक्वल टू राइट साइड पर a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो a एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट a बन गया। ठीक है, a हमने लिख लिया और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। फिर दूसरा bx मल्टीप्लाई बाय x, तो b एक्स स्क्वायर हो नहीं जाएगा, तो लिहाजा b एक दूसरा कोफिशिएंट है। तो अब हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस b, ये ऐड हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 1/2 विच इज़ इक्वल टू b की वैल्यू आपने मालूम करनी है, इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई बेटे 2 - 1 1/2। अच्छा, ये भी ठीक है, लेकिन आप एक डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या था हमारे पास 1 - 1/2, तो क्या आंसर आना चाहिए, एक में से आधा निकाल दो, आधा बच जाएगा। 1 - 1/2 यानी कि आपके पास जो है वो 1 रुपया था, उसमें से आधा रुपया निकाल दो तो 50 पैसे बचेंगे ना, 0.5। ठीक है, जो कि 1/2 ही बनता है, तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब रह गया c को निकालने के लिए हम कोफिशिएंट x पावर 1 के जो है वो कंपेयर कर लेंगे, x पावर 1। ठीक है, ये पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट साइड पर x पावर 1 वाला कोई कोफिशिएंट है ही नहीं है क्योंकि x स्क्वायर है, तो लिहाजा इसका कोफिशिएंट क्या मानेंगे फिर हम, 0। सो 0 विच इज़ इक्वल टू राइट साइड पर देखें ज़रा, bx मल्टीप्लाई बाय x, ये तो bx स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो c मल्टीप्लाई बाय x जो है ये cx हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही कोफिशिएंट है राइट साइड पर, वो के क्या है, c है। ये देखो ना, bx मल्टीप्लाई, बल्कि नहीं, इस bx को 2 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, 2bx, एक फैक्टर हमारे पास है, एक कोफिशिएंट है 2b प्लस दूसरा फैक्टर क्या है, c मल्टीप्लाई बाय x, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, यानी कि दूसरा जो कोफिशिएंट है वो c है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें b की और सिंप्लीफाई कर लें बच्चे, 0 विच इज़ इक्वल टू 2 × 1/2 प्लस c, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 बच जाएगा, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, सो c इज़ इक्वल टू -1। क्लियर है? तो हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको इक्वेशंस को नेम दे दें क्योंकि हमने इनको पुट भी करना है। इक्वेशन 2 तक ऑलरेडी हो चुका है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। ठीक है, पुट 2 3 4 एंड 5 इन 1, पुट 3 4 एंड 5 इन 1, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देना है, इस a b c की जगह पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई हुई है 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2
प्लस बी एक्स, बी की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1/2, अगेन 1/2, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा 1/2 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या आई हुई है -1 आई हुई है, तो इसको आप सिर्फ -1 लिख दें डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसको एक काम बेटे यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे चूंकि बटे के नीचे सिर्फ ए की वैल्यू है तो आप इसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो वैल्यूज़ हैं और वो माइनस हो रही हैं तो इन दोनों का होल का बटा बनेगा, तो आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं। लिहाजा इनका पहले एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, फिर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही होगी उसको बटे के नीचे लेके आएंगे। अब देखो ज़रा, ये हमारे पास 1/2 इंटू एक्स क्या है, एक्चुअल में ये x/2 नहीं है और -1 ऐसे ही है, तो इसका एलसीएम लें ज़रा, इसके बेटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल कर देंगे तो x -2 को 1 पर डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये -2 हो जाएगा। तो अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या बच गया है फाइनली, ये 1/2 को 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ x -2 और जो बटे के नीचे वैल्यू थी वो 2 थी, वो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है बच्चे। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ 1/x⁻³ + 1। साथ में बुक में ही हिंट दी गई है कि जो x⁻³ + 1 है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, एक्चुअली ये a³ + b³ का फार्मूला है, जो कि किसके इक्वल होता है, मैंने आपको क्या तरीका बताया हुआ था, इसका भी एक्चुअल में क्यूब ही है, तो क्यूब छुपा लें x + 1 हो जाएगा, फिर उसको डबल पावर के साथ लिखें, x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो आप लिख भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट वैल्यू में क्या करते हैं हम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के साइन चेंज कर देते हैं, 1 और x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 सिर्फ x ही बनेगा, और साइन चूँकि चेंज करके लिखना है तो -x हो जाएगा, ठीक है। खैर इससे कोई मसला नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी आपको हिंट दिया हुआ है तो हम उसी हिंट को यूज़ कर लेंगे। अगर आपको ये फार्मूला नहीं भी आता तो आप बुक के अंदर जो है ना क्वेश्चन को यहाँ पे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको ये हिंट नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो लिहाजा अभी हम जो है वो इसको यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ बच्चे, लिख सकता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को बजाय इसके कि मैं इस फॉर्म में लिखूँ, मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -x + 1 एज इट। इसी फैक्टर की जगह मैंने हूबहू वैल्यू रिप्लेस कर दी है ना, उसने कहा था कि x³ + 1 जो है वो x + 1 x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 - x के इक्वल होता है, तो मैंने इसकी जगह हूबहू वही वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तो एक्चुअल क्वेश्चन तो हमारे पास यही था, लेकिन चूंकि ये x² + 1 जो है वो इसके इक्वल होता है, लिहाजा मैंने इसकी जगह लिख दी है। अब अगर आप गौर से देखें तो एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लिहाजा प्रोसीजर वही रिपीट होगा, ठीक है। तो अब इसको राइट साइड पर किसके इक्वल लिखेंगे, पहला जो हमारे पास बच्चों कांस्टेंट लेट करना है वो क्या है a, और इसका जो लीनियर फैक्टर है वो है x + 1 प्लस। अब यहाँ पे आई एम श्योर आप लोगों के एक खुराफाती दिमाग के अंदर एक सवाल आना होगा कि यहाँ पे आ गई हैं 3 वैल्यूज़, x² फिर x फिर 1, तो कहीं bx + c x + d वाला रोला तो नहीं है, कतअन नहीं। आपने देखनी है सिर्फ हाईएस्ट पावर है 2, तो लिहाजा सिर्फ 2 कांस्टेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर पावर होती 3 फिर ये केस बनता, जो कि आपके उसमें है ही नहीं, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे 1 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो या 3 फैक्टर हो, अगर x⁻2 है तो 2 हमने वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो पहली होगी हमारे पास bx + c और डिवाइडेड बाय x² - x और +1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है। और अगला प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है कि इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है इसको लेफ़्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देना है, राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देना है, जो बचेगा वो हम लिख रहे हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे, जब इसके साथ बल्कि लिख ही देता हूँ, मल्टीप्लाई 1/x + 1 इंटू x² - x + 1,
ठीक है। तो अभी ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू के साथ कट जाएगी, तो लेफ्ट साइड पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, सो 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 1 के साथ x प्लस 1 कट जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा हमारे पास x प्लस 1। सो ये x प्लस 1 आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जो x प्लस 1 कॉन्स्टेंट एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, उसको इस वैल्यू के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। लेट x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, पुट इन 2। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने के बाद क्या बनता है, आइए ज़रा देखते हैं जी बच्चों। जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह हमने -1 पुट करना है। तो लेफ्ट साइड पर तो हमारे पास x है ही नहीं है, लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या है, 1 है, विच इज़ इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटे, एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो यहाँ पे मैं +1 लिख देता हूँ। माइनस x था, तो ये माइनस पहले से मौजूद है और x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये अगेन +1 हो जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू वैसे ही प्लस में थी 1। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय +1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक ये मिस्टेक बच्चे, ये इसको ना ब्रैकेट की शक्ल में लिखना है, वरना इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ c अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको बेटे ब्रैकेट की शक्ल में लिखिएगा, वरना रूल गलत साबित हो जाएगा। सिर्फ c जो है वो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, और यहाँ पे भी आपने इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिखना है, वरना गलत हो जाएगा। हाँ जी, अब देखें ज़रा, ये इसकी सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी ना। तो अब ये हमारे पास +0, तो 1 विच इज़ इक्वल टू 3a, और a जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर होगी बात बच्चे? इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे दें यहीं पे। अब हमने क्या मालूम करने हैं, b और c की वैल्यू मालूम करनी है। कोई लीनियर फैक्टर नहीं है हमारे पास, लिहाजा कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट हमारे पास लेफ्ट या राइट साइड पर x पावर 2 ही है, तो लिहाजा x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने कंपेयर कर लेने। लेफ्ट साइड पर तो हमारे पास कोई कोफिशिएंट है ही नहीं है x स्क्वायर का, तो लिहाजा क्या वैल्यू आएगी, 0, विच इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक तो कोफिशिएंट आ गया a, प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक हमारे पास आ गया बी एक्स, सॉरी सिर्फ b, प्लस यहाँ पे c, बस सही x पावर 1 तो है ही नहीं, x पावर 2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो a और b आगे बचे 0, विच इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 1/3 है, प्लस b इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगी, सो b इज़ इक्वल टू -1/3। क्लियर होगी बात बच्चों? इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। अब हमने x पावर 1 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, क्योंकि x पावर 2 के हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर तो अभी भी हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, x वाली वैल्यू ही कोई नहीं है, तो लिहाजा जवाब होगा 0, विच इज़ इक्वल टू राइट साइड पर a को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -x है, तो लिहाजा -ax हो जाएगा ना, तो इसका कोफिशिएंट है -a। आगे देखें ज़रा, तो ये bx मल्टीप्लाई बाय 1 जब होगा तो ये b भी इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, ओके, प्लस फिर जब ये cx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c भी एक कोफिशिएंट बन जाएगा। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तीसरी हमने मालूम करनी है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 0 विच इज़ इक्वल टू माइनस a की वैल्यू क्या थी 1/3, प्लस b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1/3 प्लस c, और ये प्लस माइनस एक्चुअल में माइनस ही बन जाएगा, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दें। अच्छा, अब आप एक और बात, इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे ना तो बेटे बात वही बनेगी, -1/3 -1/3 2 टाइम्स -1/3 हो जाएगा ना,
1 जमा 1 2, 1 रोटी जमा 1 रोटी 2 रोटियाँ, तो -1/3 -1/3 2 -1/3 2 टाइम्स हो जाएगा ना। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 0 -2/3 प्लस c। अगर आप इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे ना तो 3 और 3 एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को 3 पे कैंसिल करोगे 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, ठीक है। और फिर इसी तरह से 3 को 3 के पास 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 -1 -2, तो बात वही होगी, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सो c इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, और इसको आप इक्वेशन 5 कह दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 4 और 5 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट 3 4 and 5 in 1। ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये एज इट लिखेंगे, a b और c की जगह आपने वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ इस यहाँ पे आपने एलसीएम लेके डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये बेटे आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह 4.4 करेंगे और आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो कल सिर्फ एक चीज़ का इजाफा होगा, मैं आज ही बता देता हूँ। कल सिर्फ एक स्टेप जो है वो चेंज होगा, और वो क्या होगा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, सब में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा था उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही थी, यानी कि होल की पावर कुछ भी नहीं थी, 1 ही थी। अगले क्वेश्चन जब आप देखेंगे उसके अंदर हमारे पास x पावर 2 की होल की पावर दी होगी। खोलें ज़रा एक्सरसाइज 4.4, पहला ही क्वेश्चन देखें ज़रा, x पावर 2 प्लस 4 होल पावर 2। तब इसका मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर भी 2 दफ़ा रिपीट होगा। तो इसका पहले जो हम कांस्टेंट सेलेक्ट करेंगे वो होगा ax प्लस b, फिर दूसरा क्या होगा cx प्लस d। 4 वैल्यूज़ निकालनी होगी, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, x पावर 2 होल पावर 2 2 टू द 4 नहीं हो जाएगा। तो इसकी पावर चूँकि 4 है, लिहाजा 4 कांस्टेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो a b c और d तक जो है वो हम जाएंगे, ठीक है। आपके वैसे बुक के अंदर मैक्सिमम यही है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें ई तक वैल्यूज़ आएंगी। कैसे, पहला हमारे पास लीनियर फैक्टर है तो वो तो हो जाएगा a, दूसरा क्या होगा bx प्लस c, क्योंकि x पावर 2 फिर उसको सिंगल पावर के साथ लिखेंगे, फिर अगली दफ़ा डबल पावर के साथ लिखेंगे। c तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, dx प्लस e, तो 5 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से जो है वो कल हमने देखना है। अभी जो था वो हमारा रूल ये था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि बटे के नीचे जो है वो आ रहा है और ये रिपीट नहीं हो रहा। कल हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर भी होगा और रिपीट भी होगा, पावर 2 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।